चलो एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें देखते हैं एक बार कंप्यूटर की। अब देखो, इसको बोलते हैं फुल रीडिंग व्यू। क्या नाम है इसका? फुल रीडिंग व्यू। ये किस लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है। जैसे इसमें देखोगे ना, आपको ना कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ना उसके सारे फीचर दिखाई दे रहे हैं। बस जो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है वो पूरा आपको बड़े पेज पे फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके बटन दबाओगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इसको करते कैसे हैं? व्यू टैब में जाना है आपको, और यहाँ पे दिख रहा है आपको रीड मोड, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखो, सारे जो इसके रिबन होते गायब हो जाएंगे, और होम टैब, इंसर्ट टैब, सारे मेन्यू बार भी गायब हो जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा, ना स्क्रॉल बार रहेगा, कुछ भी। देखो, ठीक है। और इसके क्या बटन दबाओगे? और बस अपने को A3 लाना हो तो देख लाना, तो इसको जूम कर लेना आप इस तरह से। कितना बड़ा देखना आपको इसको। अब देखो, कुछ बेसिक चीजें, जैसे कंप्यूटर का जो बैकग्राउंड होता है, इस बैकग्राउंड को चेंज करना आता है आपको किसी को? आज हम कुछ चीजें, बेसिक चीजें सीखते हैं। ये जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेंज करना आता है आपको किसी को? कौन बताएगा? आप बताओगे? बताओ कैसे चेंज करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, स्क्रीन रेजुलेशन, इस पे जाएंगे, और फिर क्या करेंगे? गैजेट में जाएंगे, पर्सनलाइज पे जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। क्या किया इसने? राइट क्लिक करना है आपको, और पर्सनलाइज पे जाना है, और यहाँ आप देखोगे बहुत सारे बैकग्राउंड है हमारे। अभी कौन सा अप्लाई हो रखा है? ये फर्स्ट वाला। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे एक फीचर है डेस्कटॉप बैकग्राउंड का, इसके ऊपर क्लिक करते हो, और यहाँ पे इसको हम जूम करते हैं थोड़ा इस तरह से। आप देखो, यहाँ पे कितने सारे हमारे पास दिख रहे हैं बैकग्राउंड है। इसको वॉलपेपर भी बोलते हैं। जैसे हमें ये अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव चेंज कर देंगे। अगर हमें क्या करना है, जितनी फोटो है, जितनी फोटो आपको ये दिखाई दे रही है, हमें सारी की सारी चाहिए, तो यहाँ पे एक फीचर होता है सिलेक्ट ऑल का। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, देखोगे सब पे ना टिक लग गया, देखो। और यहाँ पे टाइम कितना है? 30 मिनट का। और मैं सेव चेंज पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा जानते हो? 30 मिनट बाद हाँ, हर एक 30 मिनट के बाद एक वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसका टाइम जो है कम करना चाहूँ, तो सबसे कम हम 10 सेकंड कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा 1 दिन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10 सेकंड कर देते हैं और सेव चेंज करते हैं, तो हर एक 10 सेकंड में आपका वॉलपेपर चेंज होगा। बस देखो, 10 सेकंड मतलब क्या होता है रोमी? गिनती गिनो एक बार 10 तक, देखो उससे पहले चेंज हो गया। ठीक है। पर ये वॉलपेपर मेरे को बढ़िया नहीं लगता जो हर बार चेंज होता रहता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज पे जाओगे, और यहाँ पे क्लिक करोगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाओगे, और यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल से टिक हटा देना। ठीक है, नहीं हट रहा तो एक बार क्लिक कर देना किसी के ऊपर, तो शायद सारे टिक हट जाएंगे। देखो, और इसमें से कौन सा पसंद है आपको? जैसे हमें ये पसंद है वाले पर, तो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हमेशा के लिए रहेगा ये वाले पर। ठीक है। और कई बार क्या होता है, हमारे स्क्रीन पे ना बहुत सारे ये फाइल हो गया, या उसको फोल्डर बोल सकते हो, या आइकन बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हो जाती है। इनको हटाना है तो राइट क्लिक करोगे, और व्यू टैब में जाओगे, यहाँ पे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा, शो डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से टिक हटा दोगे, तो आपको देखो पूरा स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगा, अच्छे से खाली खाली खाली। दोबारा आपको चाहिए तो राइट क्लिक करोगे, व्यू में जाओगे, और यहाँ पे कर दोगे आप शो डेस्कटॉप आइकन, तो दोबारा ये वापिस आ जाएंगे। ठीक है। तो कभी आपको हटाना पड़े तो आप यहाँ से जाके व्यू में जाके यहाँ पे कर दोगे शो डेस्कटॉप आइकन, तो हट जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन है, देखो, अगर ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है ये काफी छोटा है, इसको बड़ा करना है, तो व्यू टैब में जाओगे, और यहाँ पे कर दो कि लार्ज आइकन, तो देखो काफी बड़े बड़े हो जाएंगे ये। कई बार क्या होता है किसी कंप्यूटर में अगर आइकन इस तरह से बड़े हो जाते हैं, तो छोटे कैसे करोगे? आपको उस राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है, और यहाँ पे आपको करना है स्मॉल आइकन, जो आइकन छोटे हो जाएंगे। इससे थोड़ा सा बड़ा करना है तो राइट क्लिक करोगे, व्यू में जाओगे,
और यहाँ पे कर दोगे मीडियम आइकन तो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं, किसी भी आइकन का साइज ज्यादा या कम कैसे करते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, और आइकन को हम छुपाते कैसे हैं। ठीक है, और भी फीचर्स है इसके अंदर, वो हम आगे सीखेंगे हम। कई बार क्या होता है, हमारे डेस्कटॉप पे ना इस तरह से रहता है, पर हमने ऑटोमेटिक ये सेट कर रखा है, इसलिए देखो कहीं भी नहीं जा रहा। बताएंगे कैसे सेट करते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, बाकी इसको बोलते हैं हम स्क्रीन सेवर। क्या होता है जानते हो आप में से कोई? स्क्रीन सेवर, सेवर मतलब क्या होता है? सेवर का मतलब होता है बचाना। अगर मान लेते हैं हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको बचाना है, तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, तो लाइट कम ज्यादा करने की। हाँ पर्सनलाइज पे जाना है, और यहाँ पे दिख रहा है कोई स्क्रीन सेवर का फीचर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो स्क्रीन सेवर का फीचर है, दिख रहा है कोई स्क्रीन सेवर। क्या काम होता है इसका? लाइट कम नहीं बता रहा हूँ। देखो जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो, आपका कंप्यूटर ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। थोड़ी देर के बाद जब जाओगे ना यहाँ से पढ़ के, तो आपके स्क्रीन ऑफ ऑफ मिलेगा आपको। किस लिए बताओ? अगर मान लेते हैं कंप्यूटर में एक सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसको 10 मिनट तक अगर माउस या कीबोर्ड नहीं छुओगे तो ऑटोमेटिक इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो लाइट कंज्यूम होता है वो कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए स्क्रीन सेवर लगाते हैं। अभी हमारे में क्या लिखा है, नन लिखा है। नन का मतलब क्या होगा, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। इसका टाइमिंग भी कम कर सकते हैं। टाइमिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मुझे लगाना है स्क्रीन सेवर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अगर हमें लिखना है 3D टेक्स्ट तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो आप। लिखने का ऑप्शन देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ भारत भूषण। अगर मैंने यहाँ क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया मैंने रोमी, और प्रीव्यू करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से ओके करते हैं, और यहाँ से रेजोल्यूशन इसका कम ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ से इसका रेजोल्यूशन स्पीड जो होता है वो कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे घूमने की स्पीड कितनी है। और यहाँ से आपको रोटेशन टाइप किस तरह का रोटेट होना चाहिए, स्पिन में होना चाहिए, सी सॉ में होना चाहिए, वोवल में होना चाहिए, टम्बल में होना चाहिए, जो भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से कर दिया हमने सी सॉ, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब एक बार करते हैं इसको प्रीव्यू। टाइम जो है 1 मिनट से कम हो सकता है? नहीं होगा ना, 1 मिनट कम से कम होना चाहिए इसका टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का फीचर नहीं है। तो हाँ 1 मिनट तक होना चाहिए। अगर यहाँ प्रीव्यू करेंगे तो 1 मिनट के बाद आपको जैसे स्क्रीन नहीं छुओगे 1 मिनट तक, तो आपका स्क्रीन पे इस तरह से दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं स्क्रीन सेवर। इसको बंद करना है तो इसके बटन दबाओगे, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो आज हमारे मेथड का डे 3 है। तो डे 3 में टोटल कितने पॉइंट है देखो, डे 3 में टोटल 14 पॉइंट है। ये डे 3 हमारा, और पहले नंबर पे क्या है, पढ़ो इसको, बुलेट्स। सेकंड नंबर पे पढ़ो, एक पढ़ो कोई, आप पढ़ो एक बार। So hide, alignment, left, right, center, justification, right spacing, sliding, order, find, replay, select. ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखा है हमारा बुलेट्स। बुलेट्स कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा आप में से? चलो आप बताओ, आपने सीख रखा है ना एमएस वर्ड, बुलेट क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं? चलो आपका एमएस वर्ड हो गया ना, बताओ बुलेट क्यों लगाते हैं और किस लिए लगाते हैं। अगर जैसे मान लो जब हम कोई पॉइंट बाय पॉइंट कुछ लिखते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, बुलेट लगाना पड़ता है। अगर आप बुलेट नहीं लगाओगे ना, तो कौन सा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे खत्म है ये कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट का आगे एक बुलेट लगा देते हैं। तो कैसे लगाते हैं बुलेट, देखो यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल एन, और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने माई नेम इज राम, फिर लिखा मैंने आई लिव इन कुंडली, फिर लिखा आई हैव डन 10+2 फ्रॉम HBSC बोर्ड। अब मैंने टाइप किया, अब देखो इसके आगे कोई भी बुलेट नहीं है,
ना यहाँ पे कोई बुलेट है, ना यहाँ पे कोई बुलेट है, ना यहाँ पे कोई बुलेट है। तो इससे ये पता नहीं चलता कौन सा पॉइंट कहाँ पे स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है। तो बुलेट लगाते कैसे हैं? आपको इनको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको बुलेट, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये बुलेट ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये टिक वाला बुलेट है, ये एरो वाला बुलेट है, ये डॉट है, ये कलरफुल बुलेट है और ये बिंदी टाइप का है। जैसा भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। जैसे ये बुलेट लगा दिया मैंने, अब एंटर करेंगे तो ये बुलेट जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे मैंने एंटर किया, ये आगे बुलेट आ गया। अगर मैंने कुछ टाइप किया, एंटर किया, तो ये आगे बुलेट आ गया। मैंने कुछ टाइप किया, एंटर करूंगा, ये बुलेट कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर मैंने इसमें कुछ भी टाइप नहीं किया और बिना लिखे एंटर कर दिया, तो ये बुलेट आगे कंटिन्यू चलेगा? नहीं चलेगा। ये बुलेट देखो यहाँ से हट जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको बुलेट हटाना है तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे और नन पे क्लिक करोगे, ये बुलेट देखो हट जाएगा। और बुलेट हम लिखने से, लाइन लिखने से पहले भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से करते हैं कंट्रोल एन, और अगर मुझे बुलेट पहले से लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पहले ही बुलेट यहाँ पे एक्टिव कर दूंगा। अब मैं जो भी टाइप करूंगा बुलेट देखो पहले से आएगा। तो बुलेट आप या तो कुछ लिख लिया आपने, उसके बाद बुलेट लगाना है तब लगा सकते हो, या तो आपको लिखने से पहले लगाना है बुलेट तो भी लगा सकते हो। एक बार आपने कोई बुलेट अप्लीकेबल कर दिया, इसको हटाना है तो सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाके आप बुलेट चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको बुलेट लगाना है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है? अगर मुझे इनकी जगह काउंटिंग लिखना है 1 2 3 4 इस तरह से, तो आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ से आप काउंटिंग लिख सकते हो 1 2 3। आपको बड़ी एबीसीडी लिखनी है, रोमन काउंटिंग लिखनी है, छोटी रोमन काउंटिंग लिखनी है, या छोटी एबीसीडी लिखनी है, तो यहाँ से आप ये भी अप्लीकेबल यहाँ से कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 पे क्लिक किया, देखो बुलेट इस तरह के आएंगे। इसको बोलते हैं नंबरिंग। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। जैसे मैंने एंटर किया तो 5वीं लाइन, और एंटर किया तो 6ठी लाइन, फिर एंटर किया तो 7वीं लाइन, इस तरह से ही चलती रहेगी। अगर आपको लाइन नंबर ही हटाना है, वापस सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाके नन पे क्लिक कर दोगे, आपका लाइन नंबर हट जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देखो, अब मुझे इनके ऊपर लाइन नंबर लगाना है तो पहले इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 1 2 3 पे क्लिक कर दोगे, देखो आपका लाइन नंबर हट जाएगा, लग जाएगा, सॉरी। अगर हटाना है तो यहाँ पे जाओगे और नन पे क्लिक करोगे सिलेक्ट करके, तो ये लाइन नंबर आपका देखो यहाँ से हट जाएगा। तो बुलेट होता है, जैसे किसी का आगे डॉट लगाना है तो वो लगा सकते हो, या कोई बिंदी टाइप का लगाना है डिजाइन, वो लगा सकते हो। और आपको गिनती लगानी है, रोमन काउंटिंग लगाना है, या कोई 1 2 3 इस तरह से लगाना है, या एबीसीडी लिखना है छोटे में या बड़े में, तो आप वो नंबरिंग से सारे काम कर सकते हो। अब ये होता है अलग अलग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे मान लो आपने मैथ के एक्सरसाइज में देखा होगा 1.1 1.2 1.3 लिखा होता है, तो वो कैसे करते हैं वो देख लो एक बार। यहाँ से करते हैं कंट्रोल एन। अगर मुझे इस तरह से लिखना है कि 1 फिर 1.1 1.2, तो ये यहाँ से नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ से 1 लिखता हूँ, देखो तो यहाँ से 1 ही आ रहा है, फिर एंटर कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, जबकि मुझे 1 के बाद क्या चाहिए, 1.1 चाहिए। तो कैसे करोगे ये देखो, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको 1.1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैंने कुछ भी टाइप किया और एंटर करूंगा, देखो अगर आपको 1.1 चाहिए तो कीबोर्ड से हम टैब बटन दबाते हैं, जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो देखोगे 1.1 आ जाएगा। अगर इसमें मैंने कुछ भी लिखा और एंटर किया तो कौन सा पॉइंट आएगा, 1.2 आएगा। अगर मैंने 1.2 में कुछ भी लिखा एंटर किया तो कौन सा पॉइंट आएगा, 1.3 आएगा। 1.3 में मैंने कुछ लिखा तो कौन सा पॉइंट आएगा, 1.4 आएगा। पर मान लेते हैं 1.3 में हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो अब क्या होगा, क्या फिर भी 1.4 आएगा? क्यों नहीं आएगा बताओ, कारण कारण क्या है? एंटर करोगे तो वो हट जाएगा। कारण ये है कि मतलब जो आपने इस पॉइंट में कुछ नहीं लिखा तो कंप्यूटर ये समझ जाता है कि इस पॉइंट की अब इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये अगला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा 1 वाला। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 में अगर मैंने कुछ टाइप किया और एंटर किया तो ये 3 आएगा, पर जैसे मैं टैब बटन दबाऊंगा तो ये 2.1 आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो 2.2 आएगा। 2.2 में कुछ टाइप किया तो 2.3 आएगा। पर अगर हम 2.2 में कुछ भी नहीं लिखते, ऐसे एंटर कर देते हैं, तो अगला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। अगर इसमें कुछ लिखते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा।
फिर वो दबाना पड़ेगा उस पे जाके। हाँ, टैब बटन दबाना पड़ेगा। अगर इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा 3 पॉइंट में, बिना लिखे एंटर कर दिया तो ये पॉइंट भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने सिखाया ना, ये आप में से कितने बच्चे बैठे हो? 2 4 6 7, 7 में से 5 बच्चों से ही नहीं होगा, एवरेज होता है जो मैं तो बता रहा हूँ। तो क्या मैं इसको दोबारा बताऊं या समझ में आ गया आपको एक ही बार में? आ गया? तो यहाँ पे बस आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ भी टाइप किया, एंटर किया, टैब बटन दबाना, 1.1 आ गया, और 1.2 1.3 1.4 और एंटर करते रहो, अगला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ बैठ जाओ आप, इसके बगल में बैठ जाओ, बस बैठे रहो, हो जाएगा एडजस्ट अपने आप। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने रिज्यूम, अभी रिज्यूम कहाँ लिखा हुआ है? लेफ्ट में लिखा हुआ है। अगर ये रिज्यूम मुझे सेंटर में करना है तो सेंटर में करने के लिए क्या करना है? आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से बस कंट्रोल ई बटन दबाना है, इसका शॉर्टकट की होता है। जैसे मैं कंट्रोल ई करूंगा ये अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। अगर आपको ये राइट में करना है तो इसको आप कंट्रोल आर करोगे तो ये राइट में आ जाएगा। अगर आपको वापस इसको लेफ्ट में लेके आना है तो कंट्रोल एल करोगे, ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो कंट्रोल एल से क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और कंट्रोल ई से ये सेंटर में आ जाएगा, और कंट्रोल आर से राइट में चला जाएगा। और ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेंटर में आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो राइट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट राइट और सेंटर कर सकते हो। कई बच्चों को ना ये लगता है कि ये जो अलाइनमेंट होता है ना, ये टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए होता है। इसका एक और काम होता है, कोई बताएगा? देखो इसका काम क्या होता है, जैसे हमारे कंट्री में हिंदू और मुस्लिम दो तरह के लोग रहते हैं। तो हिंदू जो होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये होता है हमारा हिंदू फॉर्मेट का लिखने का ऑप्शन, लेफ्ट से राइट की तरफ। और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ उर्दू में। तो अगर हमें कुछ ऐसा लिखना है कि जब हम कुछ लिखे ना तो राइट से ना लेफ्ट की तरफ आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अलाइनमेंट राइट पे। तो आप इससे कुछ भी लिखोगे ना वो राइट से ना और आगे नहीं जाएगा, वो राइट से इधर आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। देखो ये देखो, तो इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हो आप। कई बार हमें कुछ सेंटर से लिखना होता है हमेशा, तो उसके लिए आप अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करके आप कुछ भी टाइप करोगे ना वो सेंटर से स्टार्ट होगा हमेशा, और वो दोनों तरफ बढ़ेगा इस तरह से। हाँ देखो, ये देखो, तो इसका यूज इसलिए भी कर सकते हैं, अगर आपको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है तब इसका यूज कर सकते हो, कुछ सेंटर से लिखना है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या राइट से आपको लेफ्ट की तरफ लिखना है तब इसका यूज कर सकते हो, या किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो वहां भी इसका यूज कर सकते हो। एक लास्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे यहां से मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा, ठीक है, ये फॉर्मूला जो नए बच्चे हैं जैसे आप हो, एक फॉर्मूला होता है एमएस वर्ड के अंदर, इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। जैसे आप ये करोगे ना तो जो पैराग्राफ होते हैं ना वो एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर जो भी प्रैक्टिस करना है उसके लिए कुछ हमें लिखा हुआ चाहिए। तो जैसे मैं एंटर करूंगा देखो कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है लेने का। उसके बाद देखो अब मैं इसको जब सिलेक्ट करूंगा ना इसमें एक प्रॉब्लम दिखेगी आपको। क्या प्रॉब्लम है? देखो इधर से लाइन को देखो और फिर एक बार लाइन को इधर से भी देखो, कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है? ऊपर नीचे बाहर की तरफ। हाँ, इधर से तो लाइन बिल्कुल एक बराबर दिख रही होगी आपको सारी, पर इधर से देखोगे कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, तो लाइन यहाँ पे छोटी बड़ी हो रही है। अगर मुझे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से लाइन को बराबर करना है तो हम यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, बस ये देखो लाइन बराबर हो जाएगी दोनों साइड से। इतने आसान है लाइन को बराबर करना। और पहले कैसा था मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देखो इस तरह से है, और अब कैसा है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो लाइन इस तरह से है। अभी देखो कैसा है, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइन बराबर है, लाइन बराबर नहीं है, मैंने दोबारा क्लिक किया तो लाइन बराबर हो गई। कई बच्चों के मन में होता है कि सर ये लाइन बराबर क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो जो मैं अगर मुझे बोलने दोगे ना तो मैं आपकी बात समझ जाता हूँ, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो क्या क्या डाउट हो सकते हैं आपके। तो ये बच्चों में डाउट होता है कि ये लाइन बराबर क्यों नहीं हुई, ना ये लाइन बराबर हुई है। आपने एक चीज देखा, जब मैं जस्टिफाई का यूज कर रहा हूँ तो लाइन बराबर करने के लिए यूज क्या हो रहा है, कौन सा मेथड लग रहा है यहाँ पे लाइन को बराबर करने के लिए?
अब दोबारा देखो, दोबारा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है, वो एंड टू एंड जो वर्ड जहां पे लिखा हुआ है ना वो वर्ड वही है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस लाइन बराबर हो जा रही है। ये क्या करता है, अगर मान लो थोड़ा बहुत गैप है लास्ट में, तो लाइन को ना ये स्ट्रेच कर देता है, उसको बराबर कर देता है स्ट्रेच करके। अगर ये इसको स्ट्रेच कर दे, ये जो है दो चार वर्ड लिखे हुए हैं, अगर ये इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक लिया है फट जाएगा, तो ये कैसा लगेगा देखने में, बताओ। फट जाएगा। हाँ, तो अब जैसे मान लो जस्टिफाई क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत गैप है उसको ये मैनेज कर सकता है, पर इतना ज्यादा बड़ा गैप है तो इसको ये मैनेज नहीं करेगा, देखने में ठीक नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो इसमें थोड़ा सा गैप है, इसलिए बराबर हो जाता है। आया समझ में, तो ये वर्ड को स्ट्रेच कर देता है। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, अब इस तीन लाइन को देखो और इनके बीच का स्पेस देख रहे हो कितना कम है। अगर मुझे स्पेस कम करना है या ज्यादा करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन स्पेस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, और अभी लाइन स्पेस कौन सा अप्लीकेबल है जानते हो, 1.15 1.15, हाँ 1.15 जो भी है। अगर मुझे लाइन स्पेस कम करना है, ये जो बीच का स्पेस देख रहे हो लाइन के बीच का, अगर ये हमें कम करना है तो मैं नीचे आऊं या ऊपर जाऊं, एक ही ऑप्शन है 1.0 कर दूंगा, 0.0 स्पेस देखो और कम हो गया पहले से। अगर यहाँ पे मैं 2.0 करूंगा तो स्पेस बढ़ गया, 3.0 करूंगा देखो स्पेस और बढ़ गया। अगर मुझे इन सभी का स्पेस बढ़ाना है तो मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके लाइन स्पेस में इनका स्पेस बढ़ा सकता हूँ लाइन का, पर देखने में ये सही नहीं लग रहा देखो। तो आप इतना कर सकते हो, ये देखो ठीक लग रहा है, ये आपको इतना कर सकते हो, और बाकी जो ऑप्शन होते हैं आगे सीखेंगे हम। अगर आपने लाइन स्पेस एक बार ज्यादा कर दिया, कम करना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करोगे और 1.15 कर दोगे, ठीक हो जाएगा। एक होता है हमारा शेडिंग। शेडिंग क्या होता है देखो, अगर हमें बैकग्राउंड कलर करना है, अगर हमें क्या करना है बैकग्राउंड कलर करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और शेडिंग में जाऊंगा और यहां से मैं कोई भी कलर कर दूंगा, देखो इसको बोलते हैं शेडिंग। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप यहां से एंटर करोगे ये कलर देखो कंटिन्यू चल रहा है, जहां भी आप लिखोगे ना उसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर आ जाएगा देखो। और कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये पीछे जो व्हाइट कलर है इसको भी आप येलो कर सकते हो, या येलो हो सकता है ये, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको जाना है डिजाइन टैब में और यहाँ पे जाना है आपको पेज कलर में। पेज कलर में जाओगे, यहाँ से आप पेज कलर येलो ले सकते हो, ये आगे हम सीखेंगे। वैसे देखो कोई भी पेज कलर ले सकते हो आप। ये जो हमने सेटिंग किया ना, सेटिंग का जो काम होता है जहां भी आप लिखोगे उसके पीछे ऑटोमेटिक ये कलर आता रहेगा देखो। अगर पेज का कलर चेंज करना जो व्हाइट कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो डिजाइन टैब में जाकर। अब ना एक चीज और होती है, जैसे यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार, देखो मैं क्या करता हूँ, ये पैराग्राफ जो है यहाँ पे लगाता हूँ मैं शेडिंग, क्या लगाता हूँ शेडिंग, और यहाँ से मैं एक हाईलाइटर लेता हूँ, यहाँ से क्या लेता हूँ एक हाईलाइटर, और इससे मैं क्या करता हूँ इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार ऐसे। दोनों में अंतर बताओगे आप खुद क्या है, ये शेडिंग है और ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइटर है, दोनों में कुछ फर्क है या एक जैसा ही है। इनके बीच में देखोगे एक व्हाइट कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है। टेक्स्ट हाईलाइटर का जो काम होता है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम होता है, बैकग्राउंड में कलर नहीं करता ये। पर शेडिंग का जो काम होता है वो बैकग्राउंड कलर करने के लिए होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो व्हाइट कलर की आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है लाइन जैसे, ये बैकग्राउंड है उसका व्हाइट कलर का। तो अगर कोई पूछे टेक्स्ट हाईलाइटर और शेडिंग में क्या डिफरेंस है तो आप बोल सकते हो टेक्स्ट हाईलाइटर जो होता है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है, और शेडिंग जो होता है टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर देने के लिए होता है। और इसको हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे करोगे नो कलर, तो इसको दोबारा सेलेक्ट करोगे इस तरह से, ये देखो हट जाएगा। और शेडिंग आपको हटाना है उससे पहले आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा, स्कैप बटन दबाओ, देखो यहाँ से आप स्कैप बटन दबा दोगे तो आपका ये टेक्स्ट हाईलाइटर जो आपने सेलेक्ट कर रखा था वो एक्टिवेट था, वो आपका डीएक्टिवेट हो गया। आपको सेटिंग हटाने कलर सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कर दोगे नो कलर, तो ये हट जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है, आवाज नहीं आ रही मेरे को। उसके बाद क्या है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है पहले देखते हैं एक बार, देखो इस पूरे को बोलते हैं रूलर, क्या बोलते हैं रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। और एक होता हमारा वर्टिकल रूलर, ये दिख रहा है आपको वर्टिकल रूलर, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल रूलर।
अब इसमें इंडेंट क्या होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये इसको मैं टच कर रहा हूँ, देखो इसका नाम क्या है, लेफ्ट इंडेंट। अब मैं इसको टच कर रहा हूँ, इसका नाम देखो क्या है, राइट इंडेंट। इंडेंट का जो काम होता है, लेफ्ट इंडेंट जहां पे स्टार्ट हो रहा है तो वहां से आपका पेज स्टार्ट होगा, और राइट इंडेंट जहां पे खत्म हो रहा है या जहां पर राइट इंडेंट है वहीं तक आपका पेज रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट है तो यहाँ से पेज आपका स्टार्ट होगा, और जहां पे राइट इंडेंट है वहां पे हमारा पेज खत्म हो जाएगा, उससे आगे हम नहीं लिख पाएंगे। देखो ये देखो वापिस ऑटोमेटिक में कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक ही मेरा कर्सर वहां से वापिस आ जा रहा है। कई बार क्या होता है, अगर मैंने आपको बोल दिया एक काम करो आप सभी बच्चे, आपको जो टाइप करना है ना वो यहाँ की बजाय आपको हमेशा 2 से टाइप करना है। तो अगर मैंने आपको ये बोल दिया ना करने के लिए, तो कई बच्चे क्या करते हैं जिनको इंडेंट के बारे में नहीं नॉलेज है, वो क्या बच्चे करते हैं स्पेस बटन दबाते हैं इसको आगे लाने के लिए ऐसे, और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। दिख रहा है कितना टाइम लग रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और जो बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं वो किसका यूज करते हैं, देखो दिख रहा है टैब, टैब बटन दबाएंगे, इसमें क्या होता है थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट स्पेस होता है। देखो मैं 2 पे आ गया, अब मैं जो भी टाइप करूंगा 2 से टाइप हो रहा है। पर इसमें एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मतलब खामी होती है। इसमें खामी क्या है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो हाँ मेरे को तो यहीं से लिखना है 2 से, पर मेरा कर्सर कहां पे स्टॉप होगा, दोबारा यहीं पे देखो, तो मुझे दोबारा इसको टैब बटन दबा के फिर ले जाना पड़ेगा वहां तक। तो अगर मान लो मुझे 2 से लिखना है तो इस इंडेंट को अगर हम 2 पे सेट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे इसको आगे करते हैं इंडेंट को, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट, यहाँ से आप जिसको आगे कर सकते हो ये, और ये तो 2 पे आ गया। फिर आप जो भी टाइप करोगे एंटर करोगे 2 से ही स्टार्ट होगा हर बार। अगर आपको इसको 4 से टाइप करना है तो इस इंडेंट को आप इंक्रीज करते हुए 4 तक लेके जाओगे, और देखो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। दोबारा अगर इसको पीछे लेके आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिक्रीज करने का, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको पीछे भी आप ला सकते हो। देखो अब इससे पीछे नहीं जा रहा, देखो कितने बार भी क्लिक कर रहा हूं मैं, तो इससे पीछे इंडेंट नहीं जा रहा। और इससे भी पीछे अगर आपको इंडेंट को लेके जाना है उसको पिक्चर का ऊपर वाले को। तो ये हम सीखेंगे पिछले टैब में, होम टैब में यहीं तक है बस। ठीक है इंडेंट के बारे में। तो इंडेंट समझ में आया आपको क्या होता है और किस लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमारा इसको बोलते हैं सॉर्ट करना। क्या होता है सॉर्ट, सॉर्ट क्या होता है, देखो जैसे डिक्शनरी कौन पढ़ता है आप में से, या किसी ने डिक्शनरी देखी हो आज तक, एक बार जिसने नहीं देखी एक बार हाथ खड़ा करो, उसने नहीं देखी। जिसने डिक्शनरी नहीं देखी, सबने देखी है, चलो डिक्शनरी देखी एक बार हाथ खड़ा करो, देखिए ना सबने, चलो बढ़िया है। अगर मान लो डिक्शनरी इस तरह की होती जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने बी फॉर बॉल, ठीक है, जेड फॉर जेब्रा, वी फॉर वैन, ई फॉर एग, ए फॉर बोलो भैया एप्पल। एप्पल, और डी फॉर डॉग, और एफ फॉर फेस, और क्या होता है के फॉर काइट। ठीक है, मान लो मैंने इतना ही लिखा, ज्यादा नहीं लिखते। तो अगर मान लो डिक्शनरी अगर ऐसे लिखा होता उसके अंदर वर्ड, तो इसमें क्या है, देखो ए कहीं लिखा हुआ है, जेड भी कहीं लिखा हुआ है, के भी कहीं है, तो डिक्शनरी को कोई फायदा होता, नुकसान ही होते सारे। जैसे आपको मान लो जेब्रा ढूंढना है, डिक्शनरी में 1 लाख वर्ड है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे जेब्रा ढूंढने के लिए वर्ड को, जड़ जड़ वाली लाइन में अंदर। अगर डिक्शनरी इस तरह से होती, ऐसे भी तो ढूंढ थोड़ा पाते हैं। ऐसे में कोई वर्ड ढूंढ ही नहीं पाओगे आप, ऐसे में कहां से स्टार्ट करोगे, कुछ पता ही नहीं है। पहला अक्षर का शुरू होगा उस नाम से। हाँ तो एमएस वर्ड में भी एक सेटिंग होती है या सॉर्ट होता है एक ऑप्शन, जिससे क्या होता है, अगर आपने मान लो नाम इस तरह से लिख दिया है, कहीं पे ए वाले नाम लिख दिए, कहीं पे बी वाले लिख दिए, कहीं पे जेड वाले नाम लिख दिया आपने, अगर इसको आप इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहते हो कि ए वाले वर्ड पहले आ जाए, फिर बी वाले वर्ड आ जाए सारे जितने भी हो, फिर सी वाले वर्ड आ जाए, और लास्ट में जेड वाले वर्ड आए, तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करना है, बस आपको सॉर्ट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, असेंडिंग पे पहले से क्लिक है, और बस ओके कर देना, आपको ये असेंडिंग क्रम में आ जाएगा। देखोगे ए वाले शब्द पहले आ जाएंगे, देखो ए बी सी से कोई वर्ड था नहीं हमारे पास, तो डी ई एफ के वी और जेड आ गया। अगर यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, अब मैं ओके करता हूँ, देखो जेड वाले शब्द पहले आ जाएंगे और लास्ट में ये वाले आएंगे। अगर कोई नंबर लिखा हो, अगर यहाँ पे मान लो कोई नंबर लिखा हो जैसे 5 6 10 8 7 7 10 50 60, अगर नंबर को भी करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करना है, बस आपको यहाँ पे जाना है और असेंडिंग पे क्लिक करना है और ओके करना है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम,
तो पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, देखो 5 6 7 8 10 10 50 और 60 बढ़ते क्रम में। अगर यहां से मैं करता हूं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हो जाएगा हमारा घटते क्रम में, 50 60 50 10 घटते क्रम में आ गया। तो नंबर को भी कर सकते हैं और किसी अल्फाबेट को भी हम ये कर सकते हैं। और लास्ट फीचर है हमारा ये पैराग्राफ ब्लॉक का, इसको बोलते हैं शो हाइड। शो मतलब क्या होता है, दिखाना, और हाइड मतलब छिपाना। अब काम क्या होता है इसको वो देखो। देखो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, माई नेम इज राम, आई लिव इन कुंडली, और आई हैव डन 10+2 फ्रॉम HBSC बोर्ड। अब काम क्या होता है इसका, जैसे मान लो मुझे ये पता करना है, या आप बताओ, ठीक है, मेरे को आपको बताना है इज और राम, इनके बीच में स्पेस कितना है, एक बार है कि दो बार है कि तीन बार है, कितने बार स्पेस है, एक ही बार है अभी तो। मैं बैक स्पेस बटन दबाता हूँ, स्पेस खत्म हो गया, तो एक ही बार स्पेस है। अब कितनी बार हो गया, 2 बार। अब 8 बार। और अगर आप आपने बता दिया ना तो आपकी फीस माफ कर देंगे 20 बार। अगर 20 बार नहीं हो तो फीस डबल हो जाएगी, बताओ। ये 4 पे पहुंच गया। अब नहीं पता ना मैं, क्योंकि देखो आपने 8 बार बोल दिया, आपने देखा आवाज सुना उतना बता दिया। अगर मैं कोई पहले से करके रखूं यहाँ पे, जैसे टैब का भी काम क्या होता है, स्पेस देने के लिए होता है, और स्पेस का भी जो काम होता है वो स्पेस देने के लिए होता है। डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया है और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, कुछ डिफरेंस है दोनों में? एक ही काम होता है दोनों का, स्पेस देना। एक से बड़ा स्पेस होता है, एक से छोटा स्पेस होता है स्पेस से। तो अगर आपने मेरे को एंटर करते हुए, स्पेस दबाते हुए, टैब दबाते हुए देखा ही नहीं, तो आप कैसे बता दोगे कि इधर टैब का यूज किया गया, इधर एंटर का यूज किया गया? इसको देखने के लिए बस आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे वो 3 तरह के सिंबल दिख रहे होंगे, एक तो उल्टा पी जैसा कुछ ये है, और एक यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा है। 3 सिंबल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, एक एरो, एक डॉट, और एक एंटर वाला, मतलब उल्टा पी जैसा जो भी है। आप देखो ये जो लास्ट में निशान दिख रहा है आपको, ये होता है एंटर का सिंबल। अब देखो ये ना सिंबल जो है यहाँ पे नहीं है HBSC के बाद, क्योंकि वहां पे एंटर था ही नहीं। अगर मैं ये एंटर जो है यहाँ पे नेम के बाद कर दो, तो सिंबल ना नेम के बाद भी आएगा। तो जहां भी एंटर का यूज किया गया है वहां पे ये सिंबल बनता है। और जहां भी आप स्पेस देते हो, देखो मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ लीव के बाद, तो देखो यहाँ पे डॉट बन रहा है उसकी जगह, स्पेस जैसे मैं दे रहा हूँ। और मैं टैब का यूज करता हूँ तो यहाँ पे देखो एरो बनता है। तो जहां भी जितने एरो हैं आप पता कर सकते हो यहाँ पे उतने टैब का यूज किया गया है, और जहां भी डॉट है तो उतने बार वो स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। अब बोलोगे सर इसका काम क्या है? जब डाटा एंट्री का हम वर्क करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, डाटा एंट्री का जो हमें लेटर मिलता है टाइप करने के लिए, वहां पे वो इस तरह से लिखा रहता है, तो आपको समझना पड़ता है डॉट का मतलब स्पेस देना में यहाँ पे, और जहां पे एरो बना हुआ है वहां पे हमें टैब का इस्तेमाल करना है, और जहां भी इस तरह का आपको कुछ सिंबल दिखाई दे तो वहां पे एंटर का इस्तेमाल करना है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो डाटा एंट्री कैसे करोगे? तो डाटा एंट्री में इसका वर्क होता है। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं लेटर टाइप करके, आपको पता चलेगा कहाँ पे मैंने टैब का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे क्या यूज करना है। तो इसलिए डाटा एंट्री में प्रिंट आउट इस तरह से मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो शो मतलब होता है दिखाना, और दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसलिए इस टूल का नाम है शो और हाइड। अब देखो हमारा एडिटिंग ब्लॉक, जिसका नाम है, जिसमें हम सीखने वाले फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। बहुत ही काम की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो काम क्या होता है इसका। जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक है। अब फाइंड क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। अब मुझे मान लो मैं आपको बोलता हूँ, आप सही बच्चे एक वर्ड फाइंड करो, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट फाइंड करने के लिए आपको सारी लाइन पढ़नी पड़ेगी एक बार, ये सारे पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। बिना पढ़े तो नहीं बता सकते कि भैया आंख बंद करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। पढ़ोगे सर तभी तो बताओगे सर फर्स्ट लाइन में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सेकंड लाइन में कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं है, थर्ड लाइन में डॉक्यूमेंट ये रहा, एक हो गया। तो कितनी बार लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट? चलो मैं बता दो कितनी बार है। यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है नेविगेशन पे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग ठीक लिखना, जितने भी डॉक्यूमेंट थे आपके सामने है देखो,
और कितने डॉक्यूमेंट है, आप देखो क्या लिखा हुआ है, 5 रिजल्ट, तो 5 डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। अगर हमें फाइंड करना है दा कितनी बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को मिटा के बस यहाँ पे दा लिख देंगे, तो दा इतनी बार लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थीम, पर ये दा सर्च कर रहा है हर जगह, दा कितनी बार कहाँ का लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ व्हेन, ये जो इतनी जगह व्हेन लिखा हुआ है, जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है तो आप बस यहाँ पे लिखोगे, ऑटोमेटिक वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद होता है एक रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक काम दिया, जहां जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है आपको वहां पे करना है द कंप्यूटर लिखना है। तो अगर आपको फाइंड रिप्लेस अगर आता है तो कर दोगे, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट को फाइंड करते हैं और फिर इसको मिटाते हैं पूरा, और सर ने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट की जगह लिखना है द कंप्यूटर, तो वो लिखते हैं द कंप्यूटर इस तरह से। फिर दोबारा देखेंगे डॉक्यूमेंट कहां पर है, ये रन, फिर इसको मिटाएंगे, फिर द कंप्यूटर लिखेंगे, तो टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। तो इसकी जगह रिप्लेस का यूज करोगे, बस क्या करोगे, रिप्लेस में जाओगे और ऊपर क्या फाइंड करना आपको, डॉक्यूमेंट, तो यहां लिखोगे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की जगह में रिप्लेस विद में क्या करना है, द कंप्यूटर, या मान लो हम लिख करते हैं रोमी एंड उज्जवल, लो ये लिख दिया हमने। डॉक्यूमेंट हमें फाइंड करना है और उस डॉक्यूमेंट को फाइंड करके उसकी जगह क्या करना है, रोमी एंड उज्जवल। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखो रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल का ऑप्शन है, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, और कैंसिल का ऑप्शन है। कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा पूरा। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट की जगह रोमी एंड उज्जवल हो जाएगा, पर 5 डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट की जगह उज्जवल करना है, यहाँ पे कहे डॉक्यूमेंट, ये रहा, अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट की जगह रोमी एंड उज्जवल करना है और बाकी जो 4 डॉक्यूमेंट है उनको ऐसे रखना है, तो अगर मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा ना तो भैया कहीं भी हो जाएगा जहां पे ये मेरा कर्सर होगा। तो पहले यहां तक पहुंचना तो पड़ेगा हमें, कैसे पहुंचेंगे बता सकता है आप में से कोई, यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट पे, तो अभी कहां पहुंचे हम, यहाँ पे पहुंच गए, अभी भी नहीं पहुंचे वहां पे, अभी भी नहीं पहुंचे, आप पहुंच गए, देखो यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे हम कर देंगे रिप्लेस, तो देखो कि वहां पे रोमी एंड उज्जवल हो गया, पर जहां पे डॉक्यूमेंट है बाकी हर जगह वैसा का वैसा ही है। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जितनी भी जगह डॉक्यूमेंट है वहां पे रोमी एंड उज्जवल हो जाएगा। और यहाँ पे तरह 4 रिप्लेसमेंट हुई है, एक तो हमने पहले ही कर दी थी और 4 अभी करी है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये बहुत ही काम की फीचर है। और एक होता हमारा सिलेक्ट, यहाँ पे जाओगे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑल करना। पर इसमें एक फीचर बड़ा कमाल का है, ये बहुत कमाल का फीचर है जिसका नाम है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जानता है इस फीचर के बारे में कोई, उसमें क्या लिखा, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, विद लिखा है वहां पे, विदाउट थोड़ी नहीं लिखा हुआ है। देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ, इसको सीख लोगे तो आपका बहुत ही टाइम बचने वाला है। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मेरे पास नोट्स है जो आपके कोर्स के, देखो यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं टाइटल, क्या बोलते हैं, टाइटल। जैसे डे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये डे 2 लिखा हुआ है, ये टाइटल और पॉइंट्स दोनों कुछ डिफरेंसेस हैं। टाइटल देखो थोड़ा सा इनसे बड़ा लग रहा है आपको, और बोल्ड भी हो रखा है, इसके नीचे लाइन भी है। तो अगर मैंने आपको बोला ये जितने भी टाइटल है ना, ये जितने भी टाइटल है, ये जितने भी टाइटल है, सिर्फ टाइटल है, उनका कलर आपको करना है रेड। क्या करना है, रेड, बस इतना काम करना है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, वो सीधा जाएंगे डे 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर में जाके इसको रेड कलर करेंगे, यहाँ से जाके आप ये तो करोगे, फिर दोबारा जाओगे इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इसको रेड करोगे, फिर आप और नीचे जाओगे डे 3 को सिलेक्ट करोगे और भैया इसको रेड करोगे। टाइम कितना कंज्यूम होगा। अब इसका एक फीचर है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जिसका नाम है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखो ये जो टाइटल है ना, अभी सब पे सिमिलर फॉर्मेटिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको बस सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके और ये वाला फीचर बस क्लिक करूंगा जिसका नाम है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक मैजिक देखोगे आप, क्या मैजिक है, देखो डे 1 सिलेक्ट हो गया, डे 2 सिलेक्ट हो गया, डे 3 सिलेक्ट हो गया जो मुझे चाहिए था, डे 4 सिलेक्ट हो गया,
डे 5 सिलेक्ट हो गया, डे 6 सिलेक्ट हो गया, डे 7, डे 8, डे 9, सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुके हैं, टाइटल बस, और कुछ नहीं, सिर्फ टाइटल, जो सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो वाले टेक्स्ट। अब क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं रेड कर दूंगा। मेरा काम एक बार में हो गया सारा, चेक कर सकते हो आप, सारे डेज रेड कलर में हो चुके हैं, देखो, ये देखो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जो हमें वर्ड कर रखे हैं बच्चे, उनको भी नहीं पता ये फीचर, बताओ आया समझ में, आया कि नहीं आया अब तक? तो ये था आपका मेथड का डे 3, इसको नोट कर लो आप।